हेलो, स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दीपक यादव आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि कल आपने पढ़ा होगा कैबिनेट मिशन मैंने कंप्लीट किया था 389 सीटों तक। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर करंट मैं बता दूं आपको कि जो करंट हम करेंगे वो बहुत ही अलग तरीके से करेंगे। देखिएगा, जैसे आपका सीईटी का एग्जाम है, सीईटी के एग्जाम में जो करंट आएगी ना, हरियाणा के जितने भी एग्जाम है बेटा, हरियाणा के हर एग्जाम के अंदर मात्र पीछे के 3 महीनों की करंट अफेयर आती है। तो हम कोशिश करेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीनों की करंट ये कंप्लीट करवाई जाएगी, है ना। और करंट जो है ना बहुत अलग तरीके से करवाई जाएगी। जैसे कि मैं बोलूँ तो जैसे मैंने यूपी ले लिया, यूपी करंट अफेयर, बिहार की करंट अफेयर, जिस समय मैं पढ़ाऊंगा उस समय आप कहेंगे सर बहुत जबरदस्त तरीके से करंट की हमने, मतलब इतना जल्दी याद होगा आपको करंट अफेयर कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जहां पे आपको दिन के 2-2 घंटे, 1.5 घंटे आप खराब करते हो ना एक दिन की करंट अफेयर पे, वो एकदम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं भाई। 2 घंटे का मतलब 60 घंटे आप महीने में खराब करते हैं। मैं आपको मात्र 5 घंटे में पूरे महीने की करंट अफेयर करा दूंगा, अलग अलग वीडियो में 7 से 8 वीडियो में आपको पूरे महीने की करंट अफेयर आराम से 7 से 8 महीने की देखिएगा, तुरंत याद हो जाएगा करंट अफेयर, है ना। तो देखिएगा, कल हम कैबिनेट मिशन की बात कर रहे थे और कल नहीं परसों मैं करंट अफेयर करवाऊंगा आपको। देखिएगा, कैबिनेट मिशन हमने पढ़ लिया था। कैबिनेट मिशन का काम था कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण करके कहां पहुंच गया था बेटा, लंदन पहुंच गया था। और संविधान सभा का क्या काम था, संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना। कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, मनोनीत थे, निर्वाचित थे, क्या थे, ये सब बता दी मैंने। एक चीज और थी कि सर संविधान सभा में जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से थे या प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुने हुए थे। तो मैं बता दूं आपको कि संविधान सभा के जो सदस्य थे ना वो डायरेक्ट रूप से नहीं चुने गए थे। वो कैसे चुने गए थे, इनडायरेक्ट रूप से। तुम कहोगे सर इनडायरेक्ट से कैसे, तो समझिएगा। जैसे आप राज्यसभा के कभी वोट डालने गए हैं, नहीं डालने गए सर। लोकसभा के वोट डालने गए हैं सर, डालने गए हैं। क्या विधानसभा के वोट डालने गए हैं सर, डालने गए हैं। सर हम तो सरपंच के वोट भी डालने गए हैं, पंच के वोट भी डालने गए हैं और पार्षद के वोट भी डालने गए हैं, विधानसभा के एमएलए के वोट डालने गए हैं और सांसद के वोट भी डालने गए हैं। बेटा इन विधानसभाओं से जो आपने कैंडिडेट चुनकर भेजे, जैसे हरियाणा में 90 व्यक्ति आपने चुनकर कहां भेजे, विधानसभा में। इन्हीं में से आपस में व्यक्ति यहां से चुनकर कहां भेजते हैं, राज्यसभा में। अब समझिएगा कि भारत में जो प्रांतीय सभाएं थी, इन प्रांतीय सभाओं से सदस्य चुनकर कहां भेज रहे थे, संविधान सभा में। कहां भेज रहे थे, संविधान सभा में। इसलिए जनता ने भाग लिया, यहां पे नहीं लिया। देखना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव वो होते, इलेक्शन वो होते हैं जहां पर जनता भाग लेती है। जहां जनता भाग नहीं लेती ना बेटा, वो इनडायरेक्ट चुनाव कहलाते हैं। तो पंच के चुनाव कैसे हुए सर, डायरेक्ट हुए। सरपंच के कैसे हुए सर, हमने वोटिंग की, डायरेक्ट हुए। उसके बाद में बात करें एमएलए के चुनाव कैसे हुए सर, हमने वोटिंग की तो डायरेक्ट हुए। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही हुआ कि संविधान सभा में लोगों ने वोटिंग नहीं की थी। प्रांतीय सभा में जो चुनकर भेजे थे लोगों ने, इलेक्शन करके भेजे थे, उनमें से चुनकर कहां गए थे, संविधान सभा में गए थे। इसलिए संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य थे वो डायरेक्ट रूप से निर्वाचित थे या इनडायरेक्ट रूप से, तो आप क्या आंसर देंगे, इनडायरेक्ट से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, हमने बात की संविधान सभा की, अब संविधान सभा बन चुकी थी। अब संविधान सभा का क्या काम था, संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई और वो पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो ये तो मैंने कल भी बताया था, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में पहला भाषण किसका था? तो आप कहोगे सर जेबी कृपलानी का। किसका था? जेबी कृपलानी का। अच्छा, ये बताइएगा पहले जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किस आधार पे बने, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे बड़े व्यक्ति जो थे वो बने, जैसे संविधान सभा में लोग आके बैठे वहां पे, उनमें से अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो उस समय क्या करा कि फ्रांस का संविधान का अवलोकन किया और फ्रांस के संविधान में जैसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो सबसे वृद्ध व्यक्ति को बनाया गया था, ऐसे ही भारत में सबसे वृद्ध व्यक्ति को किसको बनाया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। सिन्हा। अब बात करें कि कल मैंने बताया था उपसभापति किसे बनाया गया था? उपसभापति। और क्यों बनाया गया था, क्या कारण था, ये सब मैंने कल बताया आपको। तो कौन किसे बनाया गया था? फ्रैंक एंथोनी को। किसको बनाया गया था? फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था। फ्रैंक एंथोनी को, है ना। देखिएगा आपसे कहे पहली जो संविधान सभा हुई उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो बेटा वैसे मैं बता दूं, पहली जो संविधान सभा थी इसमें वैसे टोटल 10 महिलाएं थी, लेकिन आपके वनडे एग्जाम में हमेशा नो आंसर आएगा। आपको नो को ही टिक करना है, क्योंकि जो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित जो बुक है उसमें 10 महिलाओं के नाम है, उनमें एक तो मनोनीत थी, तो ऐसे करके 10 महिलाएं थी। तो ये जो बात करें हम नो जो की बात कर रहे हैं, नो, तो ये 9 महिलाएं पहली बैठक में भाग ली थी, ये ही आपके वनडे एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, ठीक है, और इसी को टिक करना है। वास्तव में 10 थी, हर बुक में पढ़ते हैं तो 9 ही दिया होता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि सर संविधान सभा भी तो थी ना, संविधान सभा के अंदर 389 लोग थे, तो सर एक बात बताइएगा यहाँ पे भी तो कुछ महिलाएं होंगी, जरूर थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। तो सर क्वेश्चन महिलाओं पे क्या क्या बनेंगे? तो बेटा पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कितनी, पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। उसके बाद कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी सर। उसके बाद पूछेगा कि जब संविधान के ऊपर साइन हुए, संविधान पर साइन हुए, हस्ताक्षर हुए, उस समय कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो उस समय 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। 3 क्वेश्चन माने सर, समझ गए हम कि सर टोटल 389 सीटों में से टोटल महिलाएं कितनी थी? 15। कितनी महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया? 9 महिलाओं ने। उसके बाद में कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए संविधान पर? तो कितनी महिलाओं ने किए थे? 8 महिलाओं ने। तो ये तो बात कर रहे हैं हम कब की? 9 दिसंबर 1946 की। समय आगे बढ़ा 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। देखना दूसरी जो बैठक हुई थी ना संविधान सभा की, उस समय ये अस्थायी अध्यक्ष की जगह क्या चुन लिया गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद उपाध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे? सर एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। देखिएगा, लेकिन बुक में एच.सी. मुखर्जी वो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तव में उपाध्यक्ष कितने थे? 2 थे। इनका नाम आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आप अच्छी लेवल की बुक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा मिलेगा टी.टी. कृष्णाचारी। टी.टी. कृष्णाचारी। देखिएगा सर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णाचारी। तो यहां तक बात करें, यहां पे साइड में लिखेंगे आप कोष्टक बना के ऐसे कि सर संविधान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ये दिल्ली पुलिस में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि
कि संविधान सभा के प्रथम सचिव कौन थे, तो एच वी आर अयंगर, एच वी आर अयंगर। तो संविधान सभा के प्रथम जो सचिव थे वे एच वी आर अयंगर थे। सर संविधान सभा के प्रथम चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, मतलब संविधान सभा के प्रारूपकार, प्रथम प्रारूपकार, सलाहकार प्रारूपकार, प्रथम प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्ट मैन। तो प्रथम चीफ ड्राफ्टमैन थे एलएन मुखर्जी। कौन थे? एलएन मुखर्जी। अब वापिस रिवीजन कर सकते हो कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उपसभापति फ्रैंक एंथोनी, प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचार्य। उसके बाद में सचिव एच वी आर अयंगर और चीफ ड्राफ्टमैन एलएन मुखर्जी। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझाते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 2 बैठक हो गई, पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर, दूसरी बैठक कब हो गई? 11 दिसंबर। देखिए उसके बाद बात करते हैं 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई थी? तीसरी बैठक। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में उद्देशिका प्रस्तुत की गई। उद्देशिका प्रस्तुत की गई। सर किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत की किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। सर उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना को भी कह सकते हैं उद्देशिका, क्योंकि आगे चलकर इसी का नाम क्या रखा गया? प्रस्तावना रखा गया। 1 मिनट पानी पी लेता हूं। तो उद्देशिका प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू की थी। तो बेटा इस प्रस्तावना जो थी ना वो सबसे पहली बार किसने पढ़ी थी? इंग्लिश में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी में किसने पढ़ी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रस्तावना को हिंदी में किसने पढ़ा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इंग्लिश में पहली बार किसने पढ़ा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, संविधान सभा के अंदर। देखना यहां से हम 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, ये प्रस्तुत कब की गई थी? तो आपका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। लेकिन बेटा आपसे ये पूछ ले कि ये पास कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1946 को। देखना उद्देशिका जो है ना वो प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा जब बैठी थी उसके अंदर, तो वहां पे प्रस्तुत की जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन जब वो पास हुई, साइन हुए, काफी दिन तक तो इसी में बहस चलती रही। 141 बैठकें हुई प्रस्तावना के ऊपर, संशोधन उसमें एक हुआ था आगे चलकर। तो ऐसे करके प्रस्तावना पास हुई कब? 22 जनवरी 1941 को। इतने समय के अंदर ये पास हो गई थी। देखिएगा 22 जनवरी 1941 को 46 को पास हुई, और इसी 22 तारीख को और क्या हुआ? तो 22 जुलाई 1947 को भारत में भारतीय संविधान में भारतीय फ्लैग को अपनाया गया। मतलब भारत में भारतीय संविधान में झंडे को अपनाया गया। इसी 22 तारीख को और क्या हुआ? इसी 22 तारीख को 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को बेटा किसको अपनाया गया? कैलेंडर को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? कैलेंडर को अपनाया गया। सर समझ गए हम कि सर 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्तुत की गई,
पास कब हुई? 22 जनवरी 1947 को। सर झंडा कब अपनाया गया संविधान में? 22 जुलाई 1947 को। सर कैलेंडर कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। 47 47 57 7 यहाँ 22 दर महीने याद करना। और ये आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया है कि भारतीय संविधान में झंडे को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। उद्देशिका कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1946 को। तो 2-3 बार इसलिए बोलता हूं कि आप सुनते रहे ना तो आपको याद रहे। और बेटा हमेशा क्लास को क्या देखें? पूरी देखें। और जितने प्लेलिस्ट में पीछे की बैक जितनी भी अपनी वीडियोस हैं उनको शुरुआत से देखें, जिससे लिंक बनते हुए चले और आपको अच्छे समझ में आए। आगे बात करते हैं। 13 दिसंबर को ये हो गया था और ये मैंने साथ में बता दिया। उसके बाद बात करते हैं हम, मैंने कहा था BN राव के बारे में अलग से बताऊंगा आपको, है ना? तो देखिएगा, तो साइड में लिखिएगा BN राव, अबाउट BN राव, साइड में लिख लीजिएगा, ठीक ना? BN राव की बात करें हम तो संविधान के प्रथम सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संविधान सभा के प्रथम सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव के बारे में और बात करें तो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में प्रथम भारतीय जज बने। किसके अंदर? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज कौन बने थे, तो कौन बने थे? BN राव। आप कहेंगे सर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, तो आप सही समझ रहे हैं कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ना, नागेंद्र सिंह, ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष बने। 2 तरह के क्वेश्चन बन गए। BN राव अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में प्रथम भारतीय थे जो जज के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद में डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले व्यक्ति, पहले भारतीय थे जो अध्यक्ष के पद पर बने। किसमें? अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में। क्वेश्चन आपसे एक और पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में क्या नहीं बने? जज नहीं बने। तो देखिएगा, आप ऊपर हेडिंग डालिएगा, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारतीय व्यक्ति जो जज के पद पर रहे। नंबर 1 BN राव, पहले भारतीय थे, ऊपर बता दिया मैंने। नंबर 2 डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नंबर 3 RS पाठक। नंबर 4 दलवीर सिंह भंडारी। बेटा इसके अलावा है ना, कोई भी व्यक्ति भारतीय अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज नहीं बना है। कौन कौन से हैं? BN राव, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, RS पाठक, दलवीर सिंह भंडारी। एक ऑप्शन से हटा देगा और आपको पूछेगा इनमें से कौन से नहीं बने। और दलवीर सिंह, इनमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, ऐसे कौन से जज हैं जो 2 बार अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज बने? तो कौन बने? दलवीर सिंह भंडारी। वर्तमान में भी है, पहले भी ये बने हुए थे, दलवीर सिंह भंडारी। तो यहां से बात करें हम BN राव, देखिएगा पहले उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे उतारते हैं। एक बार ले लिया वो स्क्रीनशॉट। देखिए BN राव क्या थे? प्रथम अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारतीय जज बने थे।
ठीक है। देखिए हमने प्रथम सेकंड थर्ड बैठक बात की थी, उसमें मैंने कहा था अबाउट लिख के लिखना है, फिर उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो उसी में फिर वापस लिंक जुड़ जाएगा किसके अंदर, जो हमने तीसरी बैठक एंड की थी। प्रथम भारतीय जज बने थे, संविधान सभा के प्रथम सलाहकार थे, संविधान सभा के प्रथम सलाहकार थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि प्रथम नहीं, ड्राफ्ट या फिर प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? लगभग आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, यही बच्चे टिक करते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्रारूप समिति का, प्रारूप समिति, सर प्रारूप समिति क्या थी बेटा? आगे है ना यही पढ़ा दूंगा तुम्हें कि समितियां कितनी थी, प्रमुख समितियां कितनी थी, क्या काम था इन समितियों का। तो ध्यान रखना प्रारूप जो समिति है ना, ये प्रारूप समिति का गठन जो किया था, इसको प्रारूप समिति को बोल सकते हैं हम पांडुलेखन समिति, समिति ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर ड्राफ्ट समिति, या लिखा मिल सकता है मसौदा समिति। ये सभी एक ही नाम है। क्या क्या नाम है? प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति। और प्रारूप समिति गठन किसने किया था? तो BN राव ने। सर गठन कब हुआ था ये भी हमने पढ़ा है, तो 29 अगस्त 1947 को सर प्रारूप समिति का गठन किया BN राव ने। प्रारूप समिति कब बनी, कब गठन हुआ? 29 अगस्त 1947 को। भाई इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है ना, वो है भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना इस बात को, भीमराव अंबेडकर। बात समझ में आ गई भी जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपसे प्रारूप समिति का गठन पूछे तो आंसर करना BN राव, लेकिन अध्यक्ष पूछे भीमराव अंबेडकर। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति कहते हैं, इसी को ड्राफ्ट समिति कहते हैं, इसी को मसौदा समिति कहते हैं। और इस प्रारूप समिति में मैंने पहले ही पढ़ाया था, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। और ये 7 सदस्य किसमें थे? प्रारूप समिति में। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बेटा 7 सदस्य थे। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 7 के 7 सदस्य मैं आपको याद करवाऊंगा, है ना। और बहुत सारा आप प्यार दिखा रहे हैं और क्लास को कंटिन्यू देखें, रेगुलर देखें। अब एक बार 7 से 8 क्लास देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा वास्तव में बहुत ही लिंक करके और अच्छे लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। और इसको ज्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, है ना। आप क्या करते हैं कि क्लास देख लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, है ना, लेकिन क्या होता है कि क्लास देख ली, एक यहां से उंगली उठाइए, लाइक पे दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे समय समय पर। इतना तो आप कर सकते हैं, इतने भी आलसी ना बने आप कि क्लास आप देख रहे हैं और एक लाइक नहीं दबा पा रहे हैं, एक सब्सक्राइब नहीं दबा पा रहे हैं, और थोड़ा सा यदि समय है ना, थोड़ी सी इज्जत है दिल में, तो नीचे आप क्या करें, कमेंट और कर दें। यदि इतना प्रेम दिखा रहे हैं आप, तो क्लास आप देखें साथ में। एक काम क्लास ऑन करते ही सबसे पहला नियम ये बना लें कि लाइक करना है ना, और एक शेयर करना है। ज्ञान को जितना बढ़ाओगे ना उतना बढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस शेयर करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा बेटा, है ना। तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।